हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट कॉन्सेप्ट में। आज हम बात करने वाले हैं आरवीओएनएल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर 2018 में आईएन का जो पेपर हुआ था उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और ये पेपर जो है आपकी आईएन और जीएन दोनों में हेल्प करेगा, जो करंटली पेपर होने वाला है। और इस पेपर के अंदर टोटल 60 क्वेश्चंस हैं और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस के आंसर्स मिस्टेक भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अपन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे और 60 के 60 क्वेश्चन यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है करंट इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो करंट अगर मैं बात करूँ सीरीज रेजोनेंट सर्किट की, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर इम्पीडेंस जो होते हैं दैट इज मिनिमम एंड जो करंट होगा दैट इज आई इक्वल टू वी बाई जेड। तो करंट यहाँ पर मैक्सिमम होगी, राइट। बट अगर अपन पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ इम्पीडेंस तो आपके पास होगी मैक्सिमम और करंट होगी मिनिमम। तो राइट आंसर इज मिनिमम। तो हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर पैरेलल की जगह सीरीज रेजोनेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर एग्जाम में सीरीज रेजोनेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर इम्पीडेंस आपकी मिनिमम होगी और करंट आपकी मैक्सिमम होगी, राइट। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आगे जेईएन है आईएन में आ सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। फर्स्ट इज टेम्परेचर। यू ऑलरेडी नो दैट द रेजिस्टेंस इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर नॉट into 1 plus alpha delta t, right? This delta t is the change in temperature, right? So this resistance depending upon the temperature, so first option is correct, right? Then another option is given, cross sectional area of the conductor, length of the conductor and all of these. So अब आपको all of these दे रखा है, that means ये option भी आपको चेक करने पड़ेंगे। You know that R equal to rho L by A and resistance depending upon the length and the area of the conductor, right? So option A, B, C are correct. So what is the suitable option? So we can write that all of these are correct, right? So we can tick this particular option because A, B, C are correct. For this, all of these is correct. So अपन यहाँ पर D option को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरवीएनएल AE के अंदर ये क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन है। और 3 रेजिस्टेंस 375 ohm each are connected in parallel and combination of these 3 resistance is supplied by 1 ampere current source and find the total voltage। यहाँ पर 3 resistance connected हैं, resistance 1, resistance 2, resistance 3, राइट। और 3 resistance से मेरे पास यहाँ पर करंट सोर्स सप्लाई कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर, राइट। इज 1 एम्पियर और सबकी जो वैल्यू है वो 375 और 375 और 375, राइट। So find out the total voltage supplied, right? So what is the total voltage supplied? Current I into R equivalent total resistance, right? So here R equivalent is given by the 1 by 75, 375, 1 by 375, 1 by 375, right? So 375 divided by 3. So what is the R equivalent? It is 125. So voltage equal to current यहाँ पर कितने given है 1 एम्पियर और R equivalent है 125 ओम। तो V equal to 125 ओम। तो आंसर इज 125 वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्क टू वेट रेशियो। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। टॉर्क टू वेट रेशियो की अपन जैसे बात करते हैं तो अपन सीधा टॉर्क और वेट का इंडिकेट होता है जो सेंसिटिविटी से, राइट। तो मेजरमेंट का क्वेश्चन है तो आप आंसर डायरेक्टली टिक करोगे सेंसिटिविटी। टॉर्क और वेट का रेशियो जब भी आपको गिवन है तो इसका मतलब वो सेंसिटिविटी की बात कर रहा है, राइट। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इज यूज टू मेजर। मैक्सवेल ब्रिज ऑलवेज इंडक्टेंस को मेजर करता है। मैक्सवेल इज ऑलवेज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये भी मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनर्जी मीटर विथ ए कांस्टेंट ऑफ 600 रिवोल्यूशन पर यूनिट एंड यूज्ड फॉर एनर्जी मेजरमेंट। तो आपको जो के की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट की, that is 600 revolution per unit means kilowatt hour, right? And it takes 5 revolution in per unit का per kilowatt की बात कर रहा है, right? 5 revolution in 20 seconds, right? Then find the energy consumed by the load for an hour।
दैट मीन्स ये पावर की बात कर रहा है। एनर्जी पर आवर मीन्स ये पावर की बात कर रहा है, राइट। So we know that in 1 unit, so 1 hour, that it means if I'm talking about 1 hour, so 1 hour it means equal to 36 सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि 20 सेकेंड में 5 रिवोल्यूशन। तो इन 20 सेकेंड रेवोल्यूशन इज 5। तो इन 3600 सेकेंड, या मैं कह सकता हूँ कि 1 hour, तो 1 hour में टोटल रिवोल्यूशन होंगे 5/20 इंटू 3600। तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 180 इंटू 5, दैट इज 900 revolution. So in 900 revolution, what is the power, right? We already know that in 600 revolution, unit is 1, right? 600 revolution per unit, इसको अपन unit भी बोल सकते हैं। तो in 600 revolution, total consumption is 1 unit. So for 900 revolution for energy meter, what is the unit of 900 divided by 600? That is 1.5 unit. तो ये बात कर रहा है एनर्जी पर आवर। तो एनर्जी पर आवर में से पावर की बात कर रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.5 किलो 1.5 वॉट और द 1 मीटर, बोथ आर सेम थिंग, राइट। तो 1.5 यूनिट इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल फेज टू 3 फेज इज कन्वर्जन इज डन बाय। तो जब भी आप सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करते हो, देन बाय यूजिंग द फेज स्प्लिटर। ऑलवेज यूज द फेज स्प्लिटर। So what is the correct answer? Phase splitter. So option A is correct. Next question. Electrostatic instrument is used for the measurement. तो जब भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलवेज यूज फॉर द हाई वोल्टेज। अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब वो मेजरमेंट फॉर द हाई वोल्टेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो सारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इंस्ट्रूमेंट जो है आरवीएनएल का फेवरेट है, तो आप इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। तो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर किस लिए होता है? तो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट एंड मेजरमेंट फॉर द हाई मेजरमेंट। तो यहाँ पर प्रेशर तो करेक्ट नहीं होगा। तो पायरोमीटर हमेशा हाई टेम्परेचर के लिए होता है, हाई टेम्परेचर के लिए अपन यूज में लेते हैं। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर। तो जब भी आपको एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है, तो हमेशा आप एक शंट में रजिस्टर कनेक्ट करते हो। ऑलवेज वी वांट टू द एक्सटेंड ऑफ द रेंज ऑफ एमीटर, तो वी यूज द कनेक्टेड शंट रजिस्टर, राइट। और वैल्यू ऑफ दिस शंट रजिस्टर इज वेरी लो। तो ऑप्शन देखो ए ऑप्शन है, ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन शंट विद मीटर। तो ये ऑप्शन डायरेक्टली आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉसेज विच आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज को किस में कांस्टेंट होते हैं? ऑलवेज कोर लॉसेज। तो कोर लॉसेज आर, इसको अपन कांस्टेंट लॉसेज भी बोलते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट लॉसेज, राइट। बट दिस कॉपर लॉसेज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर, राइट। तो कॉपर लॉस आपका डिपेंड करेगा, बट दिस आल्सो नोन एज कांस्टेंट लॉसेज। तो कोर लॉसेज ऑलवेज कांस्टेंट लॉसेज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन से रिलेटेड एंड पावर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन। तो स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? कंडक्टर डायमीटर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, परमेबिलिटी पे, सब पे डिपेंड करता है, राइट। तो ऑप्शन ऑल दिस ऑफ करेक्ट। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, राइट। स्किन इफेक्ट सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। विच लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर। तो इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर फाइंड करने के लिए अपन काम में लेते हैं केल्विन लॉ। So which law we are using? Kelvin's law we are using. So Kelvin's law is correct option. Which device is used for voltage control? वोल्टेज कंट्रोल के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज में आती है? शंट कैपेसिटर भी आता है, शंट रिएक्टर भी आता है, वोल्टेज रेगुलेटर भी आता है। All these devices are used for the voltage control. So option A D is correct. तो जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे शंट कैपेसिटर हो, चाहे शंट रिएक्टर हो, वोल्टेज रेगुलेटर हो, all are we are using for the voltage control के लिए। वोल्टेज कंट्रोल के लिए हमेशा अपन ये डिवाइसेस सारी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनेलिंग ऑफ स्टाम्प लेमिनेशन। तो स्टाम्प लेमिनेशन के लिए एनेलिंग अपन जब भी करते हैं, राइट, तो एनेलिंग के लिए हमेशा अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो टू इम्प्रूव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वी आर इम्प्रूविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वी आर यूजिंग द एनेलिंग ऑफ द स्टाम्प लेमिनेशन।
if conductor are placed in triangular configuration from the horizontal configuration, कंडक्टर से अगर horizontal configuration में है, राइट, इस horizontal configuration, और इसको मैं triangular configuration में कर देता हूँ suppose, तो if you are shifting this property, then inductance become decrease and capacitance become increase. Always use this concept that inductance is always decrease and capacitance is always increase. So it is asking about inductance, so inductance is always decrease. Option A is correct. Next question is, if core resistance increases then एडी करंट लॉस. तो अगर अपन कोर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो एडी करंट लॉस हमेशा क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, राइट. तो कोर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एडी करंट पे, बट वो डिक्रीज होंगे न कि इंक्रीज होंगे, राइट. इफ यू आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, दैट मीन्स आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई यहाँ पर डिक्रीज होगा. तो आई स्क्वायर लॉसेज की बात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है एडी करंट लॉसेज जो है वो यहाँ पे आपके इम्प्रूव, राइट. सॉरी, नॉट इम्प्रूव, दैट इज डिक्रीज होगा. फिर रेजिस्टेंस अगर करंट अगर कम हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज होगा, राइट. लॉसेज आर डिक्रीज. व्हेन वोल्टेज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन देन रिवर्स इन अदर डायरेक्शन, राइट. पहले पर एक साइड में अपन वन डायरेक्शन में अप्लाई किया, फिर देन रिवर्स किया, देन लॉस एसोसिएटेड विद इट्स कॉल्ड, ओके, दिस पर्टिकुलर लॉस इज कॉल्ड दैट हिस्टेरिक्स लॉसेज ऑलवेज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. When induction motor runs more than synchronous speed, then it is called. तो जब भी अपन synchronous speed से ज़्यादा की बात करते हैं, if speed is more than synchronous speed, then it is run as a induction generator. Always run as induction generator, right? तो asynchronous generator, तो इस इंडक्शन को अपन asynchronous भी कह सकते हैं, राइट. अगर आप ऑप्शन में इंडक्शन बोल दो या फिर asynchronous बोल दो, एक ही बात है, ठीक है. तो ऑप्शन में अगर इंडक्शन जनरेटर आता है, एसिंक्रोनस आता है, बोथ आर सेम. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एसिंक्रोनस जनरेटर इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 50 हर्ट्ज मोटर ऑपरेट्स ऑन 68 एंड वोल्टेज अप्लाइड, तो वोल्टेज क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है. वोल्टेज इज सॉरी, क्वेश्चन करेक्ट है, राइट. वोल्टेज इज how much percentage. So if you are talking about a 60 hertz, so 60 divided by 50 hertz, that is we are talking about 1.2, and for percentage we are multiplying 100, so 120% of the rated voltage, right. So if you are talking about say shifting the frequencies increase, then voltage also increase, so 120% of the rated voltage is correct option. Over excited synchronous motor कैन बी कॉल्ड एज. तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की जब भी हम बात करते हैं, कि 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है. इट इज रन एज, इट इज कॉल्ड एज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको अच्छे से आप लिखिएगा कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की हम बात करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस जनरेटर. ए पावर जनरेटिंग स्टेशन, the maximum power demand is 150 megawatt, the average power generation is 100 megawatt. What is the load factor? The formula is load factor is average load upon maximum demand. This is the formula for the load factor. And what is the average load is given? So average load is given, that is 110, right, megawatt. Or what is the maximum demand? 150 megawatt. So you can divide this particular question, 15 and 7, 105. So that is 0.7 के अप्रोक्स आएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली लोड फैक्टर का, आपका जो आंसर आएगा 0.7 के अप्रोक्स आएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज थर्मोकपल इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन. थर्मोकपल की अपन जब भी बात करते हैं, तो आपका जो दो मेटल के टेम्परेचर डिफरेंस की अपन बात करते हैं, that is Seebeck effect. Option A correct, that is Seebeck effect. Then move to the next question. That is ratio of maximum demand to the connected load, right. तो जब भी अपन मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड की बात करते हैं, तो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है, दैट इज डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू maximum demand
divided by connected load. Maximum demand divided by connected load is equal to demand factor. So ऑप्शन आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. That capacitance of long transmission line is proportional to. तो जब भी अपन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटेंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द लाइन. ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेंथ ऑफ द लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. If we change three-phase system to six-phase, right, then corona loss will be. तो corona loss होता है that is watt per phase per kilometer, right. तो यहाँ पर जो अगर फेज को मैं अगर इंक्रीज करूँगा, थ्री फेज से अपन सिक्स फेज जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, इट मीन्स आपका जो कोरोना लॉस जो है वो डिक्रीज होगा, राइट. अपन क्या बात करें, थ्री फेज टू थ्री फेज की अपन बात कर रहे हैं, कोरोना लॉस it is decreasing, right. Then move to the next question, that if we change three-phase system to six-phase system, then corona loss will be. The corona loss, if we are increasing the phase, then the system, the corona loss will be increased. So option A is correct. In DC motor, if the flux is constant, then torque is proportional to. So we know that torque is proportional to phi and IE, armature current. And if the flux is constant, the torque is proportional to armature current. So given option is correct, that armature current. क्योंकि अगर आपका जो फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स यहाँ पर कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम कांस्टेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो टॉर्क इससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के. नेक्स्ट क्वेश्चन. Permittivity of free space. So permittivity always, you know that the 8.85 into 10 to the power minus 12 is the representative farad per meter. So this option is correct. 8.85 into 10 to the power minus 12. In hydro station, that conduit is connected between surge and tank. So surge और tank के बीच में always pen stock connected होता है. So option A is correct. Next is curve of transmission line is. तो जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन की कर्व की बात करते हैं, जो डेट इज द कैटेनरी कर्व. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जब भी ट्रांसमिशन लाइन की कर्व की बात करते हैं तो ऑलवेज आपके माइंड में आना चाहिए कैटेनरी कर्व. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर कांस्टेंट वीए ट्रांसफर एफिशिएंसी डिपेंडिंग अपॉन. तो कांस्टेंट वीए के लिए अगर मेरे पास यहाँ पर पावर अगर कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू वी आई कॉस फाई डिवाइड बाई वी आई कॉस फाई प्लस पी सी, राइट. अगर यहाँ पर कांस्टेंट, अगर वी आई कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये लॉसेस भी कांस्टेंट हो गए. तो एफिशिएंसी डिपेंडिंग अपॉन द कॉस फाई, इट इज पावर फैक्टर. तो हमेशा जो एफिशिएंसी अगर वी ए कॉन्स्टेंट अगर गिवन है, दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द पावर फैक्टर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. पेपर मोटर कन्वर्ट. अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन याद नहीं है, मेमोरी वेस्ट, बट इसका मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है. स्टेपर मोटर कन्वर्ट विद डिजिटल पल्सेस इनटू मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन. तो पल्सेस को हमेशा मैकेनिकल शाफ्ट रोटेशन में चेंज करता है स्टेपर मोटर. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो है, जो ऑप्शन करेक्ट है वही ऑप्शन यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट इज विच मेथड कैन बी यूज टू फास्टर स्टॉप इंडक्शन मोटर. तो जब भी आपको इंडक्शन मोटर को स्टॉप करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके जो लीड जो है उनको इंटरचेंज कर देते हैं, राइट, रिवर्स कर देते हैं. और रिवर्स करने की इस टेक्निक को अपन कहते हैं प्लगिंग, राइट. तो दैट इज नोन एज प्लगिंग. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है प्लगिंग के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडेड पोल मोटर रोटेटिंग डायरेक्शन होती है. शेडेड पोल की हमेशा डायरेक्शन होती है अनशेडेड टू शेडेड. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटर कनेक्टेड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज इन सीरीज. तो कैपेसिटर जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग वाइंड से कनेक्ट करते हैं. तो कैपेसिटर ऑलवेज कनेक्टेड विद स्टार्टिंग वाइंडिंग. दिस इज द स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड दिस इज द रनिंग वाइंडिंग. और दिस इज द स्टार्टिंग वाइंडिंग. तो जब भी अपन कैपेसिटर की बात करेंगे, तो कैपेसिटर ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार्टिंग वाइंडिंग. तो कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होता है, राइट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टार्टिंग वाइंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which motor the diverter is used. So diverter is always used for the DC series motor.
तो डाइवर्टर के बंद जैसे बात करेंगे, इज यूज फॉर द डीसी सीरीज मोटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, अब देखो रिलक्टेंस की जब भी बात करते हैं तो रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाई फ्लक्स दैट इज फाइव। तो एमएफ को लिखते हैं अपन एनआई से, और एनआई की यूनिट हो जाएगी एम्पियर टन, और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। एम्पियर टन और वेबर, क्योंकि वेबर की फॉर्मेट में दे रखा है तो आपका आंसर होगा वेबर की फॉर्मेट में। तो एम्पियर टन वेबर इज करेक्ट आंसर फॉर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक एंगल फॉर शॉर्ट पिच वाइंडिंग शुड बी लेस देन। तो अगर अपन इलेक्ट्रिकल एंगल की बात करते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए, तो ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रॉबैक्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ अगर एक फॉल्ट, अगर आपके पास एक फेज जो है वो उसमें फॉल्ट आ जाता है तो आपके पूरी यूनिट को रिप्लेस करना पड़ता है। दैट इज अ डिसएडवांटेज विद द ड्रॉबैक ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस जब भी होंगे, दैट मीन्स मैं कॉपर लॉस की बात करता हूँ, तो कॉपर लॉस इज गिवन बाई आई स्क्वायर आर वन प्लस आई स्क्वायर आर टू, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। So this resistance, this R1 R2 are the winding resistance. So this R1 R2 causes copper loss. So option A is correct option. Next question. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिस्टेरिस लॉसेस। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लिया है। तो फॉर्मूला होता है दैट इज के एच एफ बी एम एक्स दैट इज इनटू एफ, सॉरी एफ तो मैंने लिख दिया है, बी एम एक्स इनटू एफ, राइट, दैट इज इक्वल टू हिस्टेरिस लॉसेस दैट इज एक्स इक्वल टू 1.6। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन आपका यहाँ पे एफ तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा, एफ और बी एम की पावर एक्स ए ही दे रखा है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में तो यहाँ पर एफ से मल्टीप्लाई भी नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और डायरेक्टली इसमें गिवन भी है 1.6। तो हो सकता है कि कुछ बुक्स में यार डिफरेंट दे रखा हो, एक्स की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो नॉर्मली जो है 1.6 अपन लिखते हैं और 1.6 इसमें दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बसेज और लैब फाइंडिंग। लैब कनेक्टेड मशीन की जब भी हम बात करते हैं तो जितनी नंबर ऑफ मेरे पास पैरेलल पाथ होंगे, तो पैरेलल पाथ इक्वल टू पी नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ ब्रशेज ऑलवेज इक्वल टू पोल। व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉगिंग कैन बी रिड्यूस बाई। तो कॉगिंग की जब हम बात करते हैं तो अपन स्क्यूइंग करते हैं वाटर सोर्स में, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब भी कॉगिंग अपन बात करते हैं तो कॉगिंग ऑलवेज रिलेटेड टू स्क्यूइंग। तो अगर अपन रोटर स्लॉट की स्क्रीन कर देंगे तो कॉगिंग की आपके पास प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडक्शन मोटर द फील्ड वाइंडिंग एमएमएफ इज यूटिलाइजिंग। तो फील्ड वाइंडिंग एमएमएफ किस में यूटिलाइज होता है, स्टेटर में भी, रोटर में भी और एयर गैप में। इन ऑल दिस वी आर यूजिंग द फील्ड कॉल्ड एमएमएफ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। टू मेक एंड गेट यूजिंग नोर गेट। अब नोर गेट, आप एंड गेट बनाना है नोर गेट से, राइट। नंबर ऑफ नोर गेट रिक्वायर्ड। तो आपको क्या है कि 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप नोर गेट से एंड गेट बनाने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या करो कि एक टेबल याद कर लो। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। और ये मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, ये टेबल आपके लिए ईजी रहेगी याद करना। तो आप जो है हर क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप कर सकते हो, राइट। तो टेबल मैं याद आपको करा देता हूँ, तो आपको क्लियर होगा। तो इजीली जो है आप जो है यहाँ पर इस टेबल को याद कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ नैंड गेट की, तो अगर मैं नैंड गेट की बात करता हूँ और देयर आर 2 यूनिवर्सल गेट नैंड और नोट, और सपोज मुझे नोट गेट बनाना है और सपोज मुझे नोट के बाद में एंड गेट बनाना है और सपोज मुझे और गेट बनाना है और एक्सडोर गेट बनाना है। और हो सकता है आपको, अगर आपको एक्सनोर गेट बनाना हो, एक्सनोर भी हो सकता है, एक्सनोर भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगर ये सारे गेट्स आपको अगर बनाना है
तो इस कंडीशन में आप ये टेबल याद कर लो, डायरेक्टली जो है आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो इजीली जो है सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आपको नोट गेट बनाना है तो आपको एक नेट गेट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 नेट गेट, 3 नेट गेट, 4 नॉन गेट एंड 5 नॉन गेट। और नोर की बात करूँ दैट 1, 3, 2, 5 एंड 4, ये टेबल आपको याद करना है, राइट। और अगर आपको नेट से नोर बनाना है या नोर से नेट बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी 4 गेट, राइट। तो ये टेबल आप याद कर लो, तो इसलिए आपको डायरेक्टली कर सकते हो। और मुझे क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है, राइट। ये एंड गेट हुआ, और किससे बनाना है, नोर गेट से बनाना है। तो एंड गेट और नोर से बनाना है, दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 3, राइट। एंड गेट बनाना है यूजिंग नोर गेट, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। इसमें डायरेक्टली जो है टेबल आप याद कर लो, ऑप्शन आपका होगा ए इज करेक्ट। विच लॉजिक गेट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, कौन सा लॉजिक गेट मल्टीप्लिकेशन यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो और गेट होता है वो a प्लस बी लिखते हैं अपन, तो यहाँ पर 2 इनपुट है, और एंड गेट में लिखते हैं अपन a इंटू बी। मल्टीप्लिकेशन इज यूज इन एंड गेट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2410, डेसिमल आपको नंबर दे रखे हैं 2414, उनका आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सेम बेस है, 10 बेस है, तो डायरेक्टली आप जो है यहाँ पर माइनस कर सकते हो। तो 24 को 14 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और आपको बाइनरी नंबर चाहिए, तो अगर आपको बाइनरी नंबर लिखना है तो 1248, अगर 10 नंबर है और 15 से कम है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 801010। तो ये मेरे पास हो गया, दैट इज 10, राइट। तो दैट इज 2, राइट। इसमें इसमें यहाँ पर देखो 4 डिजिट की जगह 8 डिजिट दे रखे हैं, 8 डिजिट तो कोई पॉसिबल है ही नहीं है, इसका मतलब इससे पहले जीरो दे दिया हो। यहाँ पर देखो ए ऑप्शन में देखो 1010 दे रखा है, उसके पहले जीरो दे रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसके अलावा चाहो तो आप जीरो लगा सकते हो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वरना इतना ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पर 1 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो 1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये तो है ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच डिवाइसेज इज यूज फॉर बोथ मोटरिंग एंड इन्वर्टिंग। तो अगर आपको रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों की तरह काम कर रहा है, मोटर जनरेटर दोनों की तरह काम करता है, तो वो डिवाइस एक ही है, दैट इज डुअल कन्वर्टर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डुअल कन्वर्टर। इट एक्ट एज ए मोटर एज वेल एज जनरेटर। फेज मार्जिन इंडिकेशन ऑफ, फेज मार्जिन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी, राइट। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मीन्स वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है। रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब वो कितना स्टेबल है, हाउ मच द सिस्टम स्टेबल, दैट इज फेज मार्जिन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फीडबैक सिस्टम इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सिस्टम। इन ओपन लूप सिस्टम वी यूज without feedback and we are using the feedback, that means closed loop. So option A is correct. टाइप 2 सिस्टम इंडिकेटर। अब देखो टाइप का मतलब क्या होता है, तो जब भी मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात करता हूँ तो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ये न्यूमरेटर आपके पास है, डिनोमिनेटर पार्ट। तो डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर अगर आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट किसको इंडिकेट होगा, पोल्स को, राइट। अगर आपके पोल्स एट ओरिजिन है, नंबर ऑफ पोल्स और एट ओरिजिन दैट इंडिकेट टाइप, इसको मैं क्या कहूँगा, दैट इज टाइप। इसका मतलब पोल्स एट ओरिजिन कितने होने चाहिए, अगर टाइप सिस्टम का 2 है दैट मीन 2 पोल्स एट ओरिजिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 पोल्स एट ओरिजिन, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच एम्पलीफायर इज यूज इन कंट्रोल सिस्टम। तो ऑलवेज ऑपरेशन एम्पलीफायर वी आर यूजिंग, RF एम्पलीफायर, अल्ट्रासोनिक, ऑडियो एम्पलीफायर, ये पर यूज में लेते हैं, ऑलवेज वी यूज ऑपरेशन एम्पलीफायर। फाइनल वैल्यू थ्योरम इंडिकेट। जो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज इक्वल टू एफ इंफिनिटी, दैट मींस लिमिट t टेंड टू इंफिनिटी ऑफ ft, राइट, एंड इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s into f। इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू इंडिकेट t इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू, मतलब फाइनल में जाके कितनी वैल्यूज आएगी, इट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट वैल्यू। उसको अपन नाम देते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू, और द t इक्वल टू t टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो एक ही क्वेश्चन इसने 2 बार पूछ रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के। लेट एक्स टी इज ए फंक्शन इन टाइम डोमेन टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मैंने अभी आप बात करी, एक एक्स टी फंक्शन है और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी बात करा, दैट मीन्स एक्स इन्फिनिटी की बात करा, दैट मीन्स ऑलवेज स्टेडी स्टेट वैल्यू। ऑप्शन स्टेडी स्टेट वैल्यू और वी कैन कॉल इट फाइनल वैल्यू। इसको आप चाहे फाइनल वैल्यू बोलो या फिर स्टेडी स्टेट वैल्यू बोलो, एक ही बात। तो ये देखो दोनों जो क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी स्टेट एरर इज डिक्रीज बाई। तो स्टडी स्टेट एरर इज डिक्रीज बाई आई कंट्रोलर से भी अपन कर सकते हैं और डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल से भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में जो है 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो इंटीग्रल होगा, राइट। तो ये ऑप्शन जो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका बोनस होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ, अगर इसमें बोनस नहीं होता है, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकते हैं, राइट। अगर क्वेश्चन बोनस नहीं होता है तो ए ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पीक ओवरशूट इज एक्सप्लिसिट इंडिकेशन ऑफ। तो पीक ओवरशूट किस पे डिपेंड करता है, टी पावर माइनस पाई जीटा अपॉन रूट मीन जीटा स्क्वायर। ये जीटा इज डैम्पिंग रेशियो, तो इज इंडिकेशन ऑफ जीटा। तो हमेशा मैं पीक ओवरशूट की बात करूँगा जिसमें जो डैम्पिंग रेशियो की बात करूँ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपको मैंने टोटल 60 के 60 क्वेश्चन बता दिए हैं और आई थिंक आपको आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है जीएन का उसमें हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को अगर आप पसंद आई है तो आपको लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन हमको मिलता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद।